book if you have. Do you have? Thank you, beta. Before going towards practice, let's revise the difference between integrated and interlocking system. बताइएगा बेटे किस सिस्टम में बुक्स सेपरेट होती हैं और कंबाइन ट्रांजैक्शन इन integrated system. What is the difference between simple interlocking and fully interlocking system? Partial, हाँ, simple partial interlocking system और fully interlocking system. क्या difference है बेटे? अच्छा मुझे बताइए किस सिस्टम में कंप्लीट ट्रांजैक्शन फैक्ट्री भी रिकॉर्ड करेगा और हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड करेगा fully. और अगर फैक्ट्री अपनी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है और हेड ऑफिस अपनी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में, तो वो पार्शियल या सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है. तो चलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं. और बेटे हम वो ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आईटीए में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल के साथ उसे सॉल्व करेंगे. बेटे आपकी बुक्स में पेज नंबर 146 इलस्ट्रेशन 2.2 क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आ गया होगा. आईटीए में आपने ये सॉल्व की थी एग्जांपल. जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास है उनसे पिक ले लीजिए. पेज नंबर 146 कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है. वन टाइम इसे इंटीग्रेटेड सिस्टम से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसी एग्जाम्पल को इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. इसमें जनाब आपको जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखिए. रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में 10,000 केजीज पड़े हुए हैं और उन 10,000 केजीज की टोटल कॉस्ट है 25,000. वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस उसने नील कर दिया हुआ है. फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक में 1,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनकी कॉस्ट है 1 लाख. उसके बाद वो क्वेश्चन में बताते हैं कि आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया और कुछ यूज कर लिया. जो परचेज किया बेटे उसकी कॉस्ट आपको गिवन है 77,000 और जो आपने रॉ मटेरियल 30,000 केजी यूज कर लिया उसकी कॉस्ट नहीं गिवन, उस पे मेथड की एप्लीकेशन कर दी. कौन सा मेथड है? FIFO मेथड स्टैंड्स फॉर बेटे एक आपने FIFO मेथड का इंट्रोडक्शन लिया होगा आईटीए में और एक एफको मेथड का. लाइफो तो ऑब्सोलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. इन्वेंट्री कॉस्ट वैल्यूएशन. चले बल्कि बात का स्टार्ट यहां से करते हैं, आईटीए से स्टार्ट करते हैं. इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा. इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IS2. IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी एट लोअर ऑफ. व्हाई? ओवरस्टेट ना हो जाए ना. और इसके अलावा जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो पहले ही रिकॉर्ड हो जाए. ओके जनाब आगे बढ़ते हैं. सबकी अटेंशन चाहिए बेटे. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV होनी चाहिए. सबसे पहले हम बात करते हैं, चलें ये ज्यादा इजी बात है.
एनआरबी किसके इक्वल होती है, किसको कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना क्या सीख कर आए हो, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट या कुछ और भी था, बस ये। तो सुनिए मेरी बात, कंप्लीट बात सुनिए। हर वो एक्सपेंस जो हमें इंकर्ड करना पड़ता है चीज को बेचने के लिए, हर वो एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू सेल द गुड्स must be deducted from sale price for the calculation of NRV. आपकी गुड्स कंप्लीट है, डैमेज नहीं है, सिंपल आपने उनको सेल करना है। उनकी एनआरवी हम यूं फाइंड आउट करते हैं, सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। वो इनकंप्लीट गुड्स की भी एनआरवी आपसे पूछ लेता है, डब्ल्यूआईपी की। और डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स जब तक कंप्लीट नहीं होते वो सेल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब उनको बिकने के लिए पहले कंप्लीट होना पड़ेगा। तो भाई उनकी जब वो आपसे एनआरवी रिक्वायर करेगा तो आपने उनकी फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट भी माइनस करनी है। फिर डब्ल्यूआईपी की आपके पास क्या आएगी, एनआरवी। ओके, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, सम टाइम ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस डैमेज्ड गुड्स भी हमें रिसीव हो जाते हैं। कुछ डैमेज गुड्स तो ऐसे होते हैं जो रिपेयरेबल नहीं होते, गुड यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो जिस सिचुएशन में हमें मिलते हैं हमने वैसे ही उनको सेल करना होता है। और कुछ डैमेज्ड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पे रिपेयर वर्क करके हम उन्हें गुड यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो इजीली सेल हो जाते हैं। अगर वो ऐसे डैमेज्ड गुड्स की आपसे एनआरवी रिक्वायर करे जिनको आप रिपेयर करके गुड यूनिट में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो, तो फिर उनकी एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए आपने रिपेयर कॉस्ट भी माइनस कर दिया। आपके सिलेबस में मैक्सिमम ये एडजस्टमेंट्स हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। और इसके लिए उसने प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाए हुए इन चैप्टर नंबर 1, वहां जाके दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनआरवी को तो हम यूं फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उससे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट किसके इक्वल होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडर। उसके पास इन्वेंट्री की एक ही कैटेगरी है और वो क्या है, फिनिश गुड्स। एंड विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर, यस, उसकी इन्वेंट्री में हमें 3 तरह की इन्वेंट्रीज मिलती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। चलिए हम पहले इनकी कॉस्ट की बात करते हैं। आपकी ट्रेडर की फिनिश गुड्स की कॉस्ट किसके इक्वल होती है, ये आईटीए के इन्वेंट्री के चैप्टर में सिखाया हुआ है आपको, हम यहां रिवाइज करेंगे। फार 1 में भी रिवाइज कराए हो जिन बच्चों ने फार 1 पढ़ लिया हुआ है। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर के रॉ मटेरियल की कॉस्ट किसके इक्वल होती है, मैन्युफैक्चरर के डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, हम इसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बताइए, ट्रेडर के फिनिश गुड्स की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए, कैसे फाइंड आउट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूं, ट्रेडर फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता, परचेज करता है। हर वो चीज जो बिजनेस में खरीदी जाती है, चाहे वो आपके करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो, उनकी कॉस्ट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हुआ करते हैं, इनवॉइस परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल परचेज एक्सपेंसेस। जितने भी परचेज एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी नाम लिए, परचेज एक्सपेंसेस में कैरेज इन, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जितने भी नॉन रिफंडेबल है वो सबके सब इसमें इंक्लूड करते हैं।
आपकी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो भी इसमें इंक्लूड होती है। परचेस एक्सपेंसेस कहते किसको हैं? आप ट्रेडर हो, आपने जिनसे फिनिश गुड परचेज किया है उसके स्टोर रूम से आपके स्टोर रूम तक पहुंचने के दरमियान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और वो हम बियर करते हैं और नॉन रिफंडेबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं परचेस एक्सपेंसेस। ये इनवॉइस परचेस प्राइस में ऐड होते हैं तो कॉस्ट बनती है। और यहां पे सीएमए में वो एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन करवाएगा, इसकी प्रैक्टिस करवाएगा इस चीज की। इनवॉइस परचेस प्राइस मींस व्हाट? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उसे कहते हैं हम इनवॉइस परचेस प्राइस, जो कि हमने पे करना होती है। आगे बढ़िए, मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैन्युफैक्चर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करना सीख कर आए हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बोली, बिजनेस में हर वो चीज जो खरीदी जाती है उसकी कॉस्ट ऐसे ही फाइंड आउट होती है, चाहे वो कोई भी करंट एसेट हो, चाहे वो कोई भी नॉन करंट एसेट हो। आपके ट्रेडर ने फिनिश गुड्स परचेज करना है, इसलिए उसकी कॉस्ट ऐसे फाइंड आउट होती है। मैन्युफैक्चरर ने फिनिश गुड्स परचेज नहीं करना, मैन्युफैक्चरर ने क्या परचेज करना है? रॉ मटेरियल, तो उसकी कॉस्ट भी इसी के इक्वल होगी। इनवॉइस परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल परचेज एक्सपेंसेस। आगे बढ़िए, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन का कुछ काम कर लिया और कुछ काम करना बाकी है। इसकी कॉस्ट किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी प्रोडक्शन कॉस्ट अप टू वर्क डन। हम इसको प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करेंगे, कितनी? जितना काम हो गया। ये यूनिट्स 20% कंप्लीट है तो 20% प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करेंगे। ये यूनिट 60% कंप्लीट है तो 60% बेटे प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करेंगे। इनको प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों चार्ज करें? क्योंकि रॉ मटेरियल पे जब कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड होती है, प्रोडक्शन का काम होता है, तो ये WIP में कन्वर्ट होते हैं। फिनिश गुड्स की कॉस्ट किसके इक्वल है? तो उसके लिए जनाब आपने पहले सोचना है किसका फिनिश गुड्स, ट्रेडर का या मैन्युफैक्चरर का? अब हम मैन्युफैक्चरर के फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए जब फिनिश गुड्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल होगी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के इक्वल होगी। अब ये जो आपके इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के 10,000 यूनिट्स की ऑपोजिट और जो आपने परचेज किए 28,000 केजीज, इनके ऑपोजिट जो 25,000 और 77,000 की वैल्यू गिवन है, ये इनकी परचेज कॉस्ट है। और ये कैसे फाइंड आउट की होगी? ऐसे फाइंड आउट की होगी। और जो फिनिश्ड गुड्स के ऑपोजिट देखो वैल्यू गिवन है, वो कौन सी वैल्यू है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। रॉ मटेरियल के ऑपोजिट जो कॉस्ट गिवन होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है? परचेज कॉस्ट। और फिनिश गुड्स के ऑपोजिट जो कॉस्ट गिवन होती है वो कौन सी कॉस्ट गिवन होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या पीरियोडिकली परचेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा सेम होती है या वेरी करती है? वेरी करती है। अगर इन्फ्लेशन होगी तो वो बढ़ेगी, चाहे वो परचेज कॉस्ट है ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, और डिफ्लेशन होगी तो वो कम हो जाएगी। जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पीरियोडिकली हर कंपोनेंट की कॉस्ट वेरी करती है, और जब पीरियोडिकली कॉस्ट वेरी करती है तो कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए हम मेथड यूज करते हैं या FIFO या फिर FIFO। LIFO खत्म कर दिया गया। लेकिन जहां पे पीरियोडिकली कॉस्ट सेम हो, पिछले साल भी कॉस्ट वही थी, इस साल भी वही है, पीरियोडिकली अगर सेम हो तो वहां पे हमें FIFO या FIFO मेथड की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कौन से यूनिट्स होंगे? जिनको कभी पिछले दफा खरीदा था, यूज नहीं हुए।
उनके ऑपोजिट जो कॉस्ट होगी वो पिछले साल की होगी। तो जरा देखो, ओपनिंग स्टॉक में, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 10,000। उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 25,000। पर केजी निकालो, 2.5। तो पिछले साल भी हमने 1 केजी रॉ मटेरियल का 2.5 में परचेज किया था। एंड इन दिस ईयर आपने जो 28,000 केजीज खरीदे, इनकी टोटल कीमत अदा की है 77,000। डिवाइड करो 2.75। तो क्या पीरियोडिकली कॉस्ट वेरी की है? यस। पिछले साल रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी ₹2.5 पर केजी, एंड इन दिस ईयर इट इज ₹2.75 पर केजी। तो क्या हमें एफको और फाइफो मेथड की हेल्प चाहिए? यस। दैट्स वाई उसने आपको लिखा हुआ है कि आपने जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की यूज कर ली हुई है उसके ऑपोजिट हम कॉस्ट नहीं बता रहे। खुद मेथड की एप्लीकेशन करो, कभी फाइफो की एप्लीकेशन करवाएगा और कभी एफको की एप्लीकेशन। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ओके। एक बात बताओ, 28,000 खरीदे हैं, ये 30,000 यूज कैसे हो गए? क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं आपसे कहूं रॉ मटेरियल का निकालो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जो बच गए। ओपनिंग में 10,000 खरीदे, कितने? 28,000। टोटल कितने हो गए? 38,000। आउट ऑफ 38,000 कितने यूज हो गए? 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने? 8,000। तो चलिए इस पे फाइफो मेथड की एप्लीकेशन करते हैं। आप इसको नोट करना, पिक ले लिया करें ताकि टाइम सेव हो। हाँ जी बेटा जी, इरेज कर दूं? चलिए रॉ मटेरियल पे फाइफो मेथड की एप्लीकेशन करते हैं। बेटा ये इरिटेशन होती है जब बातें हो रही होती हैं। रिक्वेस्ट है पहले, फिर ऑर्डर करूंगी। साइलेंट प्लीज। Application of FIFO on raw material. Opening raw material में 10,000 kgs, 1 kg 2.5 में परचेज किया, टोटल कॉस्ट रही 5,000। परचेज किए 28,000 kgs at the rate of 2.75. Total cost was 77,000. After these purchases मेरे पास 38,000 kgs हो गए और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 102,000। ओके। अब देखें, वो आउट ऑफ 38,000 आपसे कह रहा है यूज्ड हुए 30,000। फाइफो मेथड की एप्लीकेशन करवाइए। पहले हमने फर्स्ट लॉट को यूज किया होगा। फर्स्ट लॉट में 10,000 केजीज हैं जिनका रेट 2.5 है, 25,000 ये हो गए। और रिमेनिंग हमने 20,000 सेकेंड लॉट में से यूज किए जिनका रेट था 2.75, 55,000। टोटल 80,000 रुपीज का रॉ मटेरियल वी हैव यूज्ड। हमने 80,000 का रॉ मटेरियल यूज कर लिया, तो फिर बचा क्या? 8,000। किस लॉट में से बचा? 2.75 के लॉट में से, जिसकी कॉस्ट बनती है 22,000। ये मेरे पास क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये वैल्यू कहां जाएगी और ये वैल्यू कहां जाएगी? यस, ये जो रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया, हमने इससे बेनिफिट उठा लिया, ये मेरा एक्सपेंस बन गया। और इस एक्सपेंस ने कहां जाना है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में जाना। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये मेरा क्या है? करंट एसेट है। और करंट एसेट ने कहां जाना है? बैलेंस शीट में चलेगा। इसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में कहां जाना है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स, प्राइम कॉस्ट एंड एफओएच।
अब ये डिसाइड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट। जब क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई ना करे तो डायरेक्ट। तो अगर मैं ये डायरेक्ट मटेरियल सपोज कर रही हूं तो इसने किसका पार्ट बनना है? शाबाश, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किस अकाउंट में जाएगी? एफओएच या डब्ल्यूआईपी? डब्ल्यूआईपी। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्होंने कौन से अकाउंट में जाना है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल से रेलिवेंट वर्किंग कर ली, एंट्रीज पास करते हैं। मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 2 एंट्रीज होंगी। कौन सी? रॉ मटेरियल परचेज्ड और उसके बाद रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल परचेज किया, एंट्री बताओ। शाबाश, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। चलें अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी पुट करे? जितने में परचेज किया 77,000। उसके बाद यूज हुआ, यूज होने की एंट्री बताओ। जब यूज होता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट से निकलता है, डब्ल्यूआईपी या एफओएच में चला जाता है। ये एंट्री मैंने कितनी अमाउंट से पुट करनी है? 80,000। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी? उसके लिए आप मेरे से पूछो कि मैम पीरियोडिक सिस्टम में बताएं या परपेचुअल सिस्टम में बताएं। इन दोनों में से एक सिस्टम में क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती थी और दूसरे सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होती थी। बताओ किस में रिकॉर्ड करते थे? पीरियोडिक में। पीरियोडिक सिस्टम में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना पड़ती थी क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी ओपन नहीं होता था। परपेचुअल सिस्टम में तो ऑलरेडी अकाउंट्स ओपन होते थे, तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना। या मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही हूं? मैंने इन्वेंट्री का टाइटल यूज किया परपेचुअल, तो क्या एंट्री पास करूं? नो। क्लोजिंग स्टॉक की हमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको पीरियोडिक सिस्टम से रिकॉर्ड करती तो एंट्री क्या होती? इन्वेंट्री की जगह डेबिट किसको करते? परचेजेस को डेबिट करते और पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करते। फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ता। यहां तक क्लियर बच्चे? ओके जनाब, अब इसकी पिक लीजिए, लेबर कॉस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलें जनाब, लेबर कॉस्ट की एटलीस्ट कितनी एंट्रीज? 2। एक टोटल लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की और एक लेबर कॉस्ट की डिवीजन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लेबर्स को, वर्कर्स को आपने 16,000 आवर्स की पेमेंट की है और कितनी पेमेंट की है? 96,000। और आउट ऑफ 16,000 आवर्स जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, जितने घंटे उन्होंने काम किया वो 15,000 आवर्स हैं। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग 1,000 आवर्स हैं वो आइडल टाइम है, इनडायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स की कॉस्ट को डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे और इनडायरेक्ट लेबर आवर्स की कॉस्ट को एफओएच में ट्रांसफर करेंगे। चलेंगे जनाब, लेबर कॉस्ट की एंट्रीज भी यही, इसको मैं इरेज कर दूं बेटे? ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करवाइए। कैसे रिकॉर्ड करूं? कल सीखे। पेबल डेबिट कर दो। किसको डेबिट करूं? एक्सपेंस को डेबिट करें। और कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? लेबर कॉस्ट अकाउंट। क्रेडिट किसको करें? चलो हम सपोज कर लेते हैं हमने पे कर दिया, हम कैश को क्रेडिट करें। कितने से रिकॉर्ड करूं? टोटल। और टोटल कॉस्ट कितनी है?
96,000। अब 96,000 कॉस्ट है फॉर हाउ मेनी आवर्स? उसमें से कितने आवर्स की कॉस्ट डायरेक्ट है? कैसे फाइंड आउट करोगे? पर आवर निकाल के उसे 15,000 आवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 96,000 की कॉस्ट में से 90,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और 6,000 एंट्री पास करवाइए। WIP अकाउंट डेबिट कितने से? FOH अकाउंट डेबिट 6,000 से। क्रेडिट किसको करें? 96,000। FOH की एटलीस्ट कितनी एंट्रीज? 3 एंट्रीज। फर्स्ट वन, हाँ चलो पहले एक्चुअल की कर ले। एक एंट्री आपने एक्चुअल FOH की पास करनी है, एक, और थर्ड वन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की। चलो यहां तक नोट करें ताकि आप लोग मेरे साथ मिल सके। आप मुझसे टाइम मांग लिया करें, लेकिन जब मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूं लिखना नहीं है। आपकी 100% अटेंशन चाहिए होती है मुझे। हाँ जी, आर यू पीपल फ्री नाउ? चले, अब मैं ऑनवर्ड एंट्रीज की तरफ मूव कर रही हूँ। वैल्यूज को मैंने बाद में देखना है। देखो मैं क्या करूंगी, मुझे मालूम है कि एटलीस्ट 3 एंट्रीज होनी है FOH की, मैं उनको रिकॉर्ड पहले कर लूंगी। एब्जॉर्ब्ड FOH के लिए WIP अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। फिर एक्चुअल की भी मैंने एंट्री पास करनी है, FOH हाँ जी, और कैश क्रेडिट। अब थर्ड वन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने एरिया ब्लैंक छोड़ दिया। वो तो कैलकुलेशंस डिसाइड करेंगी कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कॉस्ट हमेशा किसकी बेस पे फाइंड आउट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ OAR। उसकी बेस पे फाइंड आउट करते हैं ना। चलें देखते हैं उसने हमें OAR की इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी। देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू दी है और प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ ये नहीं बताया कि भाई ये एक्चुअल है या एब्जॉर्ब्ड है या बजटेड है। जब कुछ भी ना बताए तो ये फिर जब बात करती हूं मैं पूरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही होती हूं। पूरे सिलेबस में अगर आपको कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हुआ नजर आए और ना बताया जाए कि ये एक्चुअल है, बजटेड है, एब्जॉर्ब्ड है, क्या है, तो एब्जॉर्ब तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ OAR। कभी नहीं देगा आपको कैलकुलेट करके एब्जॉर्ब कॉस्ट, वो हमेशा आपने खुद कैलकुलेट करनी। तो फिर जो गिवन होता है वही एक्चुअल FOH होती है, वही बजटेड FOH होती है। हर चैप्टर में ये बात याद रखती है, जब वो खुद ना बताए कि जो मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है ये कौन सा है, तो वही बजटेड है और वही एक्चुअल है। वही बजटेड है और वही एक्चुअल है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अब बजटेड की हमें जरूरत कब पड़ेगी? जब OAR गिवन नहीं होगा। देखिए यहां उसने OAR आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है और वो देखो आपको कितना दिया हुआ है 20, और किस पे डिपेंड कर रहा है? पर आवर। किस पे डिपेंड कर रहा है? आवर्स पे डिपेंड कर रहा है, पर आवर गिवन है। अब इस OAR की बेस पे एब्जॉर्ब कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है? एक्चुअल एक्टिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देते, तब आती है हमारे पास एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। अब 25 उसने दिया हुआ है और ये क्योंकि आवर्स पे बेस कर रहा है इसलिए आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 है, ठीक है।
अच्छा बेटे, जो OAR होता है इस पे कंप्लीट एक चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। OAR पर यूनिट भी हो सकता है और पर आर भी हो सकता है। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कॉस्ट आपको फॉर 1 यूनिट गिवन और आपसे कहा जाए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। और अगर कॉस्ट आपके पास 1 यूनिट की नहीं, 1 घंटे की कॉस्ट दी हुई और आपसे कहा जाए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करें, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे या आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे? आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। क्या आपने ये मेरा पॉइंट फॉलो किया? अब आपने यहां एक्टिविटी लेवल यूनिट्स लेने हैं या आवर्स लेने हैं, ये डिपेंड करता है कि OAR पर यूनिट गिवन है या पर आवर। अगर पर यूनिट गिवन होगा तो यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर पर आर गिवन होगा तो आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखो ये पर आर गिवन है तो इससे मुझे आर से मल्टीप्लाई करना। अब एक स्टेप और आगे मैं जा रही हूं और वो क्या है, आपको टोटल आवर्स बेटे गिवन है 16,000, जिसमें से वो कहता है कि 15,000 घंटे डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और ये आवर्स वर्कड होते हैं। इसका मतलब है जो रिमेनिंग 1,000 आवर्स हैं वो आइडल है, उनमें काम नहीं हुआ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं 16,000 से मल्टीप्लाई करूं, 15,000 से या 1,000 से मल्टीप्लाई करूं? सोचिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटा पॉज कीजिए, लॉजिकली आपने आंसर दे दिया, ठीक है? ये तो बुक में देख लिया होगा, लॉजिक बताओ। तो इसका क्या ताल्लुक हुआ एफओएच से? उन घंटों में काम नहीं हुआ इसलिए। एक्चुअल में तो 1,000 घंटे भी एक्चुअली आइडल है, ये भी एक्चुअल आवर्स हैं, ये भी एक्चुअल आवर्स हैं। कुछ कुछ करीब हो। देखो एक बात, मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस इंकर्ड कब होगा? जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करूंगी। और इलेक्ट्रिसिटी कब यूज होनी है? जब प्रोडक्शन का काम होना है। अब है तो ये बात छोटी सी, लेकिन फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड ही तब होती है जब काम होता है। आइडल टाइम के अंगेंस्ट में कभी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो सकती। ये बात भी पूरे सिलेबस में याद रखनी है। आपके ये आइडल आवर्स हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट इंकर्ड होती है 1,000 घंटे के एंगेज में। हम वर्कर्स को आइडल आवर्स के एंगेज में पेमेंट करते हैं। जो लेबर कॉस्ट होती है वो टोटल आवर्स पे डिपेंड करती है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है FOH, चाहे वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? आवर्स वर्क। उसने इसकी एप्लीकेशन 4 चैप्टर्स में करवानी है आपसे। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा आवर्स वर्कड के एंगेज में इंकर्ड होती है, और उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस टोटल आवर्स के एंगेज में इंकर्ड होते हैं। बाकियों में रह कौन से गए? लेबर कॉस्ट। ये टोटल आवर्स है, टोटल आवर्स पे डिपेंड करती है लेबर कॉस्ट, और आवर्स वर्क पे डिपेंड करती है FOH कॉस्ट, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। इसलिए क्योंकि आइडल टाइम के एंगेज में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट किसी भी किस्म की कॉस्ट इंकर्ड होती ही नहीं है। दिस इज द रीजन। इसलिए वो बुक में क्या कर रहा है? 20 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 15,000। कितना आया? 3 लाख। ये कौन सी कॉस्ट है? एब्जॉर्ब। ये फर्स्ट एंट्री में पुट होगी। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम है FOH। लिखना नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनो, मैं टाइम दूंगी। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, हर चीज को एब्जॉर्ब करो। हलवा लगेगा ये सब्जेक्ट आपको CMA का। सिर्फ आपका CMA का सब्जेक्ट, बच्चे अटेंटिवली बात को सुनते नहीं, नई चीजें होती हैं, कुछ लेक्चर स्किप कर देते हैं, वो चैप्टर को रिलेटेड वहां जाके रोला बन जाता है, आगे जाके जी मुश्किल है मुश्किल है। बस स्किप नहीं करने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपने। हाँ जी सुनिएगा, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, FOH। उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इस प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ लिखा है ये कौन सा एलिमेंट है? 2.5 लाख के ऑपोजिट। जब ना लिखा हो, ये तीसरा कंपोनेंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल की डिटेल से उठाना होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेबर कॉस्ट की डिटेल से हमेशा पिक करना होता है, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, जब प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ एक्चुअल के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सा कंपोनेंट है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट मटेरियल की डिटेल से मिलेगा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डिटेल में मिलेगी। अभी जो मैंने मटेरियल की सारी डिटेल आपसे डिस्कस की, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी? नो। वो सारी की सारी मेरा ख्याल 80,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी। क्या कोई इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी? क्या लेबर कॉस्ट में कुछ इनडायरेक्ट था? लेबर कॉस्ट में इनडायरेक्ट था। 96,000 की टोटल लेबर कॉस्ट में से 6,000 की इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना? तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 6,000 की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअल में 2.5 लाख का, टोटल एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? 256,000। चलिए, अब जब आपने ये ट्रांसफर कर लेना है, उसके बाद अब कंपैरिजन करो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कॉस्ट है 3 लाख की और एक्चुअल कॉस्ट है 2,56,000। कितने का डिफरेंस है? 44,000 का। अंडर एब्जॉर्प्शन है ये ओवर? क्योंकि एब्जॉर्ब कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन है। ओके जनाब, ओवर एब्जॉर्ब सीजीएस में ऐड होता है या माइनस होता है? वो सीजीएस को बढ़ाता है या कम करता है? डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। सीजीएस ने क्रेडिट होना है और एफओएच अकाउंट ने कितने से? 44,000। अब उसके बाद आपने काम करना है, एफओएच का अकाउंट बनाना है। आफ्टर दीज 3 ट्रांजैक्शन आपके एफओएच अकाउंट का बैलेंस 0 होना चाहिए। पोस्टिंग कीजिए, पहली एंट्री पोस्ट करो। 3 लाख कौन सी साइड पे? दूसरी एंट्री पोस्ट कीजिए, किस नाम से? तीसरी एंट्री पोस्ट कीजिए, कौन सी साइड पे? देखो क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ? फिर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपकी कैलकुलेशन में एरर नहीं है। अब नोट करें, फिर आगे चलो। जी बेटे, उसके बाद कौन सी एंट्री होनी है? अच्छा अभी नोट कर रहे हो, कर लें। सोचकर बताओ, आफ्टर दीज एंट्रीज कॉस्ट कहां तक पहुंच चुकी है प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो में? प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट को ज़हन में रखो और बताओ हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है, जितनी एंट्रीज कर ली हुई है,
कॉस्ट कहां तक पहुंच चुकी है? नहीं, वो तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की का इफेक्ट गया अभी तक सीजीएस में। डब्ल्यूआईपी में अभी तक कॉस्ट कहां एक्यूमुलेट हो चुकी है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट तक पहुंच चुकी है। जो लेबर कॉस्ट होती है ना, देखो एक शिफ्ट 8 घंटों की होती है। 8 घंटों में से मैक्सिमम हम 7 आवर्स काम करवा सकते हैं अपने वर्कर से। 1 आवर की हमें उन्हें लंच ब्रेक कह लें, टी ब्रेक, प्रेयर ब्रेक, जो भी कह लें, हमें उनको देना होती है। 7 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन पेमेंट हम उनको 8 घंटों की कर रहे होते हैं। तो लेबर कॉस्ट टोटल आवर्स पे डिपेंड कर रही होती है, और टोटल आवर्स में वर्किंग आवर्स भी इंक्लूड होते हैं और आइडल टाइम भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि जो लेबर कॉस्ट होती है वो टोटल आवर्स पे डिपेंड कर रही होती है, और टोटल आवर्स में आवर्स वर्कड भी है, जितने घंटों में आपने काम किया, और जितने घंटों में काम नहीं किया आइडल टाइम, वो भी इंक्लूड है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड होता है वो उन्हीं घंटों में इंकर्ड होता है जिन घंटों में हम काम करते हैं। कभी भी आइडल टाइम के एंगेज में इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। आइडल टाइम की इटसेल्फ कॉस्ट इनडायरेक्ट में बाद में ऐड होती है। ठीक है, वो जब भी आपको ओएआर दे और वो कहे कि आवर्स पे बेस कर रहा है, टोटल एफओएच कॉस्ट फाइंड आउट करें, तो कभी भी आइडल आवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ आवर्स वर्कड से मल्टीप्लाई करते हुए एफओएच को फाइंड आउट कर। क्लियर हो गया बेटे? चलें जनाब, कॉस्ट कहां तक आ चुकी है? डब्ल्यूआईपी में कौन कौन सी कॉस्ट आ चुकी है? सोचो। डायरेक्ट मटेरियल आ चुका है ना? डायरेक्ट मटेरियल कितना आया डब्ल्यूआईपी में? नहीं, कुछ और था। 77 तो खरीदा था। 80,000। चलो फिर से सुनो मेरी बात। डब्ल्यूआईपी में डायरेक्ट मटेरियल आ चुका कितने का? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई कितनी? कुछ और आया डब्ल्यूआईपी में? यस, क्या है? कौन से वाली? एब्जॉर्ब वाली। डब्ल्यूआईपी में यहां तक यही कुछ आना चाहिए ना। अच्छा, ये डब्ल्यूआईपी तक पहुंच चुकी है कॉस्ट। अगर मैं आपसे कहूं डब्ल्यूआईपी का अकाउंट बनाओ, तो उसकी कौन सी साइड पे आई है? डेबिट साइड पे आई है। अच्छा बेटे, आपने ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है ना कि डेबिट, उसका एसेट का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। हर वो ट्रांजैक्शन जो एसेट के बैलेंस को बढ़ाए वो कौन सी साइड पे? और हर वो ट्रांजैक्शन जो एसेट के बैलेंस को कम करे, क्रेडिट साइड पे। आपने यही चीजें जहन में रखते हुए अकाउंट्स की प्रैक्टिस भी करनी है। वैसे तो आफ्टर फार 1 और आईटी प्रैक्टिस होती है। इस चैप्टर में पॉसिबल है वो आपसे कहे विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली टी अकाउंट्स बनाओ। तो आपने ये छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है, और वो जो पूरा प्रोडक्शन का कॉस्ट फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था वो जहन में रखो, डायरेक्टली टी अकाउंट्स बन जाते। अब मुझे बताओ, क्या ये एसेट अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट? इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे? क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे? इसका ओपनिंग क्लोजिंग इस क्वेश्चन में उसने 0 किया। जो कॉस्ट इस अकाउंट में आ रही है थ्रू प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट, वो इसकी डेबिट साइड पे आनी है, और यहां से जो कॉस्ट जा रही है वो इसकी क्रेडिट साइड पे। इसकी डेबिट साइड पे मटेरियल कॉस्ट 80,000 मटेरियल के अकाउंट से, लेबर कॉस्ट लेबर के अकाउंट से 90,000, और एफओएच 3 लाख। अब तक डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में ये 3 एक्सपेंसेस आ चुके हैं। और अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था, मटेरियल लेबर जब भी आएगा एक्चुअल, और एफओएच कभी भी आएगी वो एब्जॉर्ब्ड एस्टिमेटेड, वो कभी भी एक्चुअल नहीं होगी। देख लो, ऑटोमेटिकली एंट्री के थ्रू भी एब्जॉर्ब्ड ही डब्ल्यूआईपी में आ रही है, एक्चुअल नहीं आ रही। अब यहां से कॉस्ट ने कहां जाना है? कितने यूनिट्स की कॉस्ट ने फिनिश्ड गुड्स में जाना है? जितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए। जितने यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं उतने यूनिट्स की कॉस्ट डब्ल्यूआईपी के अकाउंट से निकलेगी और कहां चली जाएगी? फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में चली जाएगी। और हम अकाउंट में यूं शो करेंगे, जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? फिनिश्ड गुड्स में कॉस्ट जा रही है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट को डेबिट करोगे और डब्ल्यूआईपी अकाउंट को क्रेडिट करो। अब क्वेश्चन पढ़िए, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? 4000।
4,000 यूनिट्स की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई। सुने मेरी बात, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 0 है। इसका मतलब यह है कि ना तो साल के शुरू में कोई इनकम्प्लीट यूनिट था, ना साल के एंड में था। हमने जितने यूनिट पे काम करना शुरू किया वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अगर इनकम्प्लीट होते तो WIP का बैलेंस होता, लेकिन ना तो ओपनिंग WIP का क्लोजिंग बैलेंस है और ना ही ओपनिंग बैलेंस। इट मींस हम जितने यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया था वो सारे के सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये उन सारे यूनिट्स की कॉस्ट है, उसको सम अप करो और फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितनी कॉस्ट बनती है? 4,70,000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड हुई है, और इसके अंगेंस्ट में 4,000 यूनिट्स पे आपने काम करना शुरू किया था, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इसलिए मैंने इनकी कॉस्ट को उठाया और फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी, यहां तक बात से होती है? ओके, आगे चलने से पहले जो नोट करना करें। और बताओ, फिनिश गुड्स से कॉस्ट को कहां लेके जाना है? CGS में। जरा फिनिश गुड्स का टी अकाउंट तो ओपन करो। फिनिश गुड्स का टी अकाउंट ओपन करो। हाँ जी बेटा, व्हाइट बोर्ड को इरेज कर दूं? कौन सा एलिमेंट हो सकता है ये फिनिश गुड अकाउंट? एसेट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना बैलेंस बताया या फाइंड आउट करना है? पहले ये सब देखो, उसने FIFO लिखा हुआ है। चलो फिनिश गुड्स पे FIFO की एप्लीकेशन करते हैं। ओपनिंग प्लस परचेजेस लिखो। यस, ये फिनिश गुड्स है, मैन्युफैक्चरर का है, तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। इसके ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 1,000। आपके फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक में 1,000 यूनिट थे, 100 उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी लास्ट ईयर, और इस तरह टोटल कॉस्ट आपके पास बनी 1 लाख। मजीद कितने प्रोड्यूस किए? 4,000। ये जो 4,000 यूनिट आपने बनाए हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है? ये आपने कैलकुलेट की है, 4 लाख पर यूनिट निकालिए, 117.5। अब ये देखो पीरियोडिकली ये भी वेरी कर रही है, इससे उसने आपसे FIFO मेथड की एप्लीकेशन कराई। टोटल यूनिट्स हो गए 5,000, कॉस्ट कितनी हो गई? 5,70,000। अब आउट ऑफ 5,000 कितने सेल हुए या कितने क्लोजिंग स्टॉक में है? 500 यूनिट। तो इसका मतलब है सेल कितने हुए? 4,500। वो जो सेल हुए उनकी कॉस्ट निकालो, FIFO की एप्लीकेशन करो। कैसे सेल हुए होंगे? पहला लॉट में 1,000 यूनिट, और दूसरे लॉट में से कितने लेने? 3,500। तो
तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स रह गए, कौन सी लॉट में से? यस 58750, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये मैंने यहां मेंशन कर दिया। 58750 फिनिश गुड्स में कॉस्ट आ चुकी है, कहां से आ चुकी है? WIP से आ चुकी है, और वो आ चुकी है 4,70,000। अब यहां से कॉस्ट गुड्स सोल्ड की 5,11,250, ये कहां जानी है? CGS। तो इसकी कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे 5,11,250, ये फिनिश गुड से कॉस्ट जा रही है टूवर्ड्स CGS। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, फिनिश गुड्स के बाद नेक्स्ट कॉस्ट ने कहां जाना है? फिनिश गुड्स से CGS में ये कॉस्ट ले जाने के लिए एंट्री, इसके बाद नेक्स्ट क्या पास करनी है? CGS अकाउंट टू फिनिश गुड्स, अमाउंट वुड बी 5,11,250। ओके जनाब, अब CGS ने कहां जाना है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जाने की एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट और CGS अकाउंट, कितनी वैल्यू ट्रांसफर करूं? 5,11,250। CGS में दो वैल्यूज जा चुकी हैं, एक फिनिश गुड्स की वैल्यू और एक आपका वो क्या था, अंडर एब्जॉर्प्शन था या ओवर एब्जॉर्प्शन? कितनी अमाउंट का? 44,000 नेट ऑफ करके जाएगा। CGS यहां डेबिट हो रहा है और यहां CGS क्या हो रहा है? प्लस करोगे या माइनस? माइनस। तो नेट फिगर कितनी आती है? 4,67,250 4,67,250। ये नेट ऑफ होकर अमाउंट जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में। कितने यूनिट सेल करे? 4,500। मेथड कौन सा है, परपेचुअल या पीरियोडिक? परपेचुअल। दो एंट्रीज करनी थी, एक कॉस्ट प्राइस से वो हम कर चुके, एक सेल प्राइस, और सेल प्राइस से क्या एंट्री पास करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। कितने में बेचे हैं वो यूनिट भैया आपने? 5,40,000 में बेचे हैं। आगे कहानी आसान है, बताते जाओ। सेल्स रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब सेल्स रेवेन्यू को कहां भेजूं? कैसे? सेल्स डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। कितने से? 5 लाख। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या कुछ पहुंच चुका है? CGS भी, सेल्स रेवेन्यू भी। इनके कंपैरिजन से क्या आना है? GP कितना आया? 7,2750 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट का बिहेवियर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। तो एंट्री बनाओ, GP ने क्रेडिट होना है और इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होना है बाय 7,2750। प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। प्रॉफिट ने कहां जाना है? कैपिटल में। प्रॉफिट को कैपिटल में क्लोज करो। ग्रॉस प्रॉफिट का बिहेवियर क्रेडिट है, अगर इसको क्लोज करना पड़े तो आपने GP को डेबिट करना, और जहां इसको क्लोज कर रहे हो उसको क्या करना है? क्रेडिट। 72,750। हाँ जी, इज इट क्लियर? ये काफी डिटेल के साथ हमने कर लिया। नोटेड। फिर नहीं दूं आज इंट्रोडक्शन? चले ठीक है, फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन होगा कमिंग मंडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।